हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये भी आपके जी सीरीज का पार्ट है। शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये भी आपके जी सीरीज का ही पार्ट है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ये जो मैंने शेक्सपियर के हम करें ना टॉपिक वाइज, एज पर सिलेबस टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ है जो आपके लिए, मेरी ये पेड पीडीएफ है। ये जो पीडीएफ है आपको 7/9 में मिलेगी, जिसमें आपको 1260 समथिंग कुछ क्वेश्चन है। ये इतना फैक्ट आपको मिल जाएंगे, इतना उसमें कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज़ के माध्यम से मिलेंगे, ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ के माध्यम से मिलेंगे इसको। और ये 79 में है, ये आपकी टीजीटी और पीजीटी बोथ है। ठीक है, और सेकेंड वाली जो पीडीएफ है ये आपको 189 में मिलने वाली है। 4 राइटर है इसमें, कंप्लीट 4 राइटर है, बट ये 1 लाइनर के माध्यम से आपको मिलेगी। क्वेश्चन आंसर नहीं है, 1 लाइनर है। और एक चीज़ और है, आंसर के साथ आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये भी याद रखना है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, थर्ड पीडीएफ है, ये आपकी प्रैक्टिस विद आंसर है, जिसमें आप देख सकते हैं इतना क्वेश्चन है। इसमें भी कंप्लीट 4 राइटर को किया गया है, टॉपिक वाइज। ये भी टॉपिक वाइज इसको कवर किया गया, ये भी टॉपिक वाइज कवर किया गया, बट इसमें 1 लाइनर के थ्रू है और इसमें क्वेश्चन के थ्रू है। ठीक है, तो ये आपको 199 में मिलेगी। ठीक है, तो तीनों ही पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, पूरा टीजीटी कवर है। इन पीडीएफ में पूरा टीजीटी कवर है। और यहाँ पे एक पीडीएफ और है पीजीटी वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये 1 लाइनर है। ठीक है, 1 लाइनर इसको कवर किया गया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही अच्छे से पूरा टॉपिक वाइज कवर किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है। इतने सारे राइटर हैं, आप देख सकते हो पीजीटी में जितने भी राइटर हैं, और भी अदर एग्ज़ाम में अगर ये राइटर आते हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ पीजीटी वालों के लिए, जैसे बिहार टीजीटी पीजीटी में भी अगर ये सारे राइटर आपको मिल रहे हैं तो उनके लिए भी ये फ्रूटफुल है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है इसको, मतलब टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इसकी जो प्राइस रखा है 269 में इसका रखा गया है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इन चारों पीडीएफ में, ठीक है, ये तीनों आप सिंगल भी ले सकते हैं अलग अलग, और अगर एक साथ लेना चाह रहे हैं तब ये 467 होगा। टीजीटी की बात कर रही है, तीनों टीजीटी का है ना, 467 होगा, और डिस्काउंट भी हो जाएगा, तो डिस्काउंट में आपको 399 में ये मिल जाएगा तीनों पीडीएफ एक साथ। और सिंगल भी जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वो ले सकता है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 मिनट, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, 8081848735 पे व्हाट्सअप करके, और अधिक जानकारी भी ले सकता है। जिनको पीडीएफ लेना है वो ले सकता है। ठीक है, ओके। और ये पीजीटी का है, तो उसी नंबर पे जो जिसको भी इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब आगे से क्वेश्चन हम देखेंगे। शेक्सपियर का हमने अर्ली वर्क से कंप्लीट किया है, अर्ली से लेके धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले डिड शेक्सपियर क्वाइन द फ्रेज द बीस्ट विद 2 बैग्स। तो शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में ये जो फ्रेज है, सबसे पहले तो जान के रखिए कि ये जो फ्रेज है द बीस्ट विद 2 बैग्स, ये फ्रेज शेक्सपियर ने क्वाइन किया था। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ये जो फ्रेज है ये शेक्सपियर ने क्वाइन किया था। ठीक है, दूसरा ये जानेंगे कि शेक्सपियर ने किस प्ले में इसको क्वाइन किया, मतलब किस प्ले में रखा है, कहाँ पे ये जो फ्रेज है हमको किस प्ले में मिलने वाले हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या किंग लियर, कहाँ मिलने वाले हैं बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो प्ले है, ये जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है, अगर इसका द बीस्ट विद 2 बैग्स यानी कि इंटरकोर्स, इसका मतलब क्या होता है, इंटरकोर्स। ठीक है, और अब समझ में आ ही गया होगा, ओथेलो प्ले में ये शेक्सपियर ने रखा है, क्वाइन किया है। तो जो ओथेलो प्ले में पहली बार शेक्सपियर ने इसका यूज़ किया था, इस फ्रेज़ का।
ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, यौन संबंध के संदर्भ में होता है, इंटरकोर्स के संबंध में होता है, जिसे स्पेशली यागो द्वारा, यागो बोला जाता है, ओथेलो और डेस्डिमोना के संबंध को अपमानित करने के लिए कहा गया था। और कौन कहता है ज़्यादातर, यागो कहता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओथेलो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच वर्ड इज यूज सेड टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर। अब यहाँ पे बताना है कि कौन से वर्ड को शेक्सपियर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इन्वेंट किया था। इनोवेशन, सेरेनिटी, असिस्नेशन, मेलनकली। तो कौन सा ऐसा वर्ड है, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इसको इन्वेंट किया था, बताना है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है असिस्नेशन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना है, एस करके, इन करके, उसके बाद AION, इतना याद रख सकते हैं आप। असिस्नेशन, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। ये शेक्सपियर ने इन्वेंट किया था असिस्नेशन का शब्द। पहली बार इन्होंने कहाँ पे यूज़ किया है, तो मैकबेथ प्ले में यूज़ किया है, ठीक है। याद रखना है इसको। असिस्नेशन शब्द का पहली बार यूज़ मैकबेथ में किया गया था। किसने, शेक्सपियर ने किया था। और ये जो वर्ड है, ये किसी नेता या महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डिड शेक्सपियर अटेंड यूनिवर्सिटी। क्या शेक्सपियर ने कभी कोई यूनिवर्सिटी अटेंड की है। यस या नो में बस आंसर करना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए, शेक्सपियर ने कभी कोई, मतलब कभी यूनिवर्सिटी वो नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्होंने अपने अर्ली जो एजुकेशन है, उन्होंने स्टैटफोर्ड, उनकी जो अर्ली एजुकेशन हुई थी, हमने पढ़ा ना, उनकी जो अर्ली शिक्षा दीक्षा हुई थी, ठीक है। अर्ली एजुकेशन उनकी कहाँ हुई है, स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में हुई है। यही है, बस यही रिकॉर्ड हमको मिलता है, और कहीं ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि शेक्सपियर कोई यूनिवर्सिटी गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नो, शेक्सपियर डिड अटेंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये याद रखना है, मतलब शेक्सपियर नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उनकी अर्ली एजुकेशन कहाँ हुई थी, स्टैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में हुई थी। इसके बावजूद उनकी जो लेखन में हम क्या देखेंगे, ज्ञान देखेंगे, गहराई, विविधता दिखाई देती है। ऐसा लगता है उनको लिटरेचर और जीवन का कितना गहन अध्ययन उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, टू होम वर शेक्सपियर फर्स्ट 126 सोनेट सेड टू बी डायरेक्टेड। तो इन्होंने टोटल कितनी सोनेट लिखी हैं, 154 सोनेट इन्होंने लिखा है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 126 सोनेट इन्होंने डायरेक्ट किसे, ऐसा कहा जाता है कि 126 सोनेट इन्होंने किसे डायरेक्ट किया है, यानी कि डेडिकेट, समर्पित किया है। अरिस्टोक्रेटिक यंग मैन को, कि डार्क वुमेन को, फिर फेलो प्लेराइट को, कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, किसे किया है ये बताना है। तो टोटल इनका 154 सोनेट था, जिसमें से इन्होंने 1 से लेके 126 इन्होंने एक अरिस्टोक्रेटिक यंग मैन, जिसे हम फेयर यूथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको फेयर यूथ मिलेगा, कहीं कहीं आपको यंग मैन मिलेगा, ठीक है। और कहीं कहीं आपको WH मिलेगा, कहीं पूरा नाम ही आ जाएगा। WH का पूरा नाम क्या आ जाएगा, विलियम हर्बर्ट, ठीक है। ये WH का पूरा नाम है, फुल नेम है इनका विलियम हर्बर्ट, ठीक है। तो ये जो शुरुआत के सोनेट है, इन्हें ही डेडिकेटेड है, ये याद रखना है। उसके बाद का यहाँ तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अरिस्टोक्रेटिक यंग मैन को कहा गया है। तो शेक्सपियर के जो पहले 126 सोनेट है, वो एक युवा अभिजात व्यक्ति को एड्रेस है। उनके प्रति उन्होंने प्रशंसा, दोस्ती, प्रेम व्यक्त किया है। और इस व्यक्ति की पहचान तो निश्चित नहीं है, लेकिन इसे फेयर यूथ भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, फेयर यूथ भी कहा गया है। यंग मैन, WH, विलियम हर्बर्ट, ये पूरा नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन आगे है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन डिड शेक्सपियर बिगिन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, तो यहीं पे हम समझ जाते हैं सब थोड़ा सा। जैसे 1 से लेके 126 सोनेट इन्होंने इन्हें ही डेडिकेट किया है, चाहे वो आप यंग मैन बोल लो, फेयर यूथ बोल लो, WH बोल लो, विलियम हर्बर्ट बोल लो, ठीक है। आगे की जो सोनेट है, जैसे कि 120 सोनेट, 120 से लेके 152 सोनेट किसे डेडिकेटेड है, तो डार्क वुमेन को, डार्क वुमेन को, जिसे हम डार्क लेडी
डार्क लेडी के नाम से भी जानते हैं, जिनका रियल नेम क्या है, मैरी फिटन। ठीक है, तो 127 से 152 इन्हें ही डेडिकेटेड है, ये भी याद रखना है। ओके, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो बार्ड की यानी कि शेक्सपियर की यहाँ पे फीलिंग्स दिखती है, इन सोनेट में शेक्सपियर की फीलिंग दिखती है किसके लिए, डार्क लेडी के लिए, मैरी फिटन, जिनका रियल नेम है, ये एक डांसर थी, ये रियल नेम है। ठीक है, ये एक एलिजाबेथ थिएटर में डांसर थी। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शेक्सपियर की फीलिंग थी, हमारे बार्ड की इसमें फीलिंग दिखाई देती है, बार्ड यानी कि शेक्सपियर की। ठीक है, तो ये याद रखना। बच्चा कितना सोनेट, 153 प्लस 154, 2 सोनेट। ऐसा कहा जाता है कि लव क्यूपिड को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने सभी बता दिया, आगे क्वेश्चन हो क्या पता ना भी हो, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड शेक्सपियर बिगिन राइटिंग हिज सोनेट। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सोनेट तो पूछा गया, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपनी नैरेटिव पोएम्स कब से लिखना शुरू किया। यहाँ पे सोनेट नहीं होना चाहिए, पोएम होना चाहिए। ठीक है, मतलब शेक्सपियर ने अपने जो नैरेटिव पोएम्स है वो लिखना उन्होंने कब शुरू किया था, उनकी जो नैरेटिव पोएम्स थी। नहीं, सही है। यहाँ पे नैरेटिव पोएम्स नहीं होगा, सोनेट करेक्ट है। सोनेट यहाँ पे करेक्ट है कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट को लिखना कब शुरू किया था, 85, 93, 1600 या 1610। तो शेक्सपियर ने ये याद रखना है कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट 1593 के आसपास लिखना शुरू किया था। 1593 के आसपास इन्होंने अपने सोनेट को लिखना शुरू किया था, जब प्लेग के कारण क्या हो गए थे, उस समय प्लेग भी आए हुए थे, प्लेग के कारण थिएटर बंद हो गए थे, और उन्होंने इस टाइम का यूज़ किया, अपने पोइट्री लिखने के लिए किया, अपने कई सोनेट्स प्रेम, समय और मृत्यु के विषयों को दर्शाया है इसमें। तो 1593 में इन्होंने अपने सोनेट को लिखना शुरू किया था। जब इन्होंने कितना सोनेट लिख लिया था, 154 सोनेट इन्होंने लिखा था। जब ये लिखना स्टार्ट किए थे उस समय इनकी एज 29 थी, तो ये याद रखना है। ठीक है, 29 थी जब इन्होंने लिखा था सोनेट्स। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश सोनेट। अब यहाँ पे सोनेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपकी नैरेटिव पोएम होनी चाहिए, जो फर्स्ट कलेक्शन है इनका, इनकी पोएम का फर्स्ट कलेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या टाइटल है शेक्सपियर के फर्स्ट नैरेटिव पोएम का, फर्स्ट नैरेटिव पोएम कलेक्शन जो आया था इनका, तो ये कब आया था, वीनस एंड एडोनिस ही था। उनका टाइटल क्या था, वीनस एंड एडोनिस, ये याद रखना है, क्योंकि ये भी कब आया था, 1593 में आया था। और ये याद रखना है, ये एक नैरेटिव पोएम था, नरेशन है इसमें, कहानी मतलब नरेट किया गया है, कहानी बताई गई है इसमें, पोएम के थ्रू बताई गई है, लेकिन कहानी दर्शाया गया है इसमें, नरेट किया गया है, तो ये नैरेटिव पोएम है, वीनस एंड एडोनिस। यहीं पे ये भी आया था, 1594 में आया था ये भी इनकी नैरेटिव पोएम ही है, तो दोनों एक साथ काउंट होती हैं। 1593 में ये आया था, 1594 में ये आया था, ये भी नैरेटिव पोएम है, रेप ऑफ द लुक्रीज, इसमें भी नरेशन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनिक्स एंड टर्टल, ये भी इनका आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज फर्स्ट प्ले हेनरी VI पार्ट 1। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेनरी VI पार्ट 1 इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है, कि सबसे पहले इन्होंने लिखा था, तो कब लिखा था हेनरी VI पार्ट 1। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये कोलैबोरेशन में लिखा गया था, क्रिस्टोफर मार्लो के कोलैबोरेशन में लिखा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अराउंड 1589 1590 के बीच में ये प्ले आया था इनका। ठीक है, याद रखना है। शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत हेनरी VI पार्ट 1 जैसे इतिहास प्रधान नाटकों से की थी, जो 1589-90 के आसपास लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, यस,
नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर व्हेन द ब्लैक डेथ किल्ड ओवर 33,000 पीपल इन लंदन इन 1603। तो यहाँ पे बताना है कि 1603 में लंदन में जब ब्लैक डेथ आया था उस समय कितने लोग मारे गए थे ब्लैक डेथ के कारण, ये बताना है। ठीक है, 1603 के करीब उस समय कितने लोग मारे गए थे। अच्छा, यहाँ पे बताया गया ना कितने लोग मारे गए थे, 33,000 लोग मारे गए थे। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर, मतलब उसमें शेक्सपियर कितने साल के थे जब ब्लैक डेथ लंदन में था। 1603 के करीब ब्लैक डेथ था, तो उस समय लोग तो कितने मारे गए थे। एक एपिडेमिक आया था, जैसे कि कोरोना का काल हम लोग जानते हैं, कोरोना आया था, तो उसी समय वहाँ पे भी ब्लैक डेथ था लंदन में, तो उस समय 33,000 लोग की डेथ हो गई थी ब्लैक डेथ के कारण। लेकिन उस समय शेक्सपियर की एज कितनी थी, तो 1603 में ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग के कारण लंदन में 33,000 से अधिक लोगों की डेथ हो गई थी। उस समय शेक्सपियर की एज कितनी थी, 39 ईयर्स ओल्ड के थे। अब प्लेग के दौरान थिएटर क्या थे, बंद रहे, लेकिन शेक्सपियर ने इस समय का उपयोग अपने लेखन को समृद्ध करने में किया था। तो याद रखना है, जिस तरह कोरोना काल में हमने क्या किया, कोरोना काल में आप देख सकते हैं सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था, सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी। तो जितने टीचर ऑफलाइन टीचर थे वो क्या हो गए, ऑनलाइन में आ गए, लेकिन अपना काम बंद नहीं किए। तो उसी तरह शेक्सपियर ने भी, जब थिएटर बंद हो गए थे प्लेग के दौरान, तो शेक्सपियर ने लिखना बंद नहीं किया। पहले यही चीज़ें, उनकी जो पोयम थी, उनके जो वर्क थे, मतलब उनके जो ड्रामा थे, वो थिएटर में परफॉर्म्ड होते थे। वो लिखते थे तो थिएटर में परफॉर्म्ड हुआ करते थे, बुक फॉर्म में नहीं थी उनकी एक भी वर्क, एक भी पोयम उनकी बुक फॉर्म में नहीं थी। लेकिन जब ये प्लेग के कारण थिएटर बंद हो गए, तब उन्होंने बुक फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, तब बुक में आई, तब आज हम बुक में पढ़ रहे हैं उनको, नहीं तो थिएटर के लिए ही वो लिखा करते थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले बाय शेक्सपियर हैज़ बीन कम्प्लीटली लॉस्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे बताना है शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ वो पूरी तरह से गायब प्ले है, मतलब लॉस्ट प्ले कहा जाएगा उसके। अब क्या बोलोगे, लॉस्ट प्ले। आप ये पूछे कि शेक्सपियर का लॉस्ट प्ले कौन सा है जो गायब है, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कौन सा ऐसा प्ले है। तो शेक्सपियर का मात्र एक ऐसा प्ले है जो अब खो गया है। इसे सर्वेंटेस, एक था ना सर्वेंटेस का नॉवेल, आई थिंक सर्वेंटेस ही बोला जाएगा, इसको प्रोनाउंस करे जाएगा, यस। इनकी एक नॉवेल थी, ठीक है, इनकी एक नॉवेल थी डॉन क्विक्सटो, ठीक है, डॉन क्विक्सटो, ओके, यस, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, हाँ, डॉन क्विक्सटो, OT, सॉरी OT, ठीक है, डॉन क्विक्सटो। ये इसी से प्रेरित था इनका प्ले। वो प्ले कौन सा था, कार्डेनियो, ठीक है, कार्डेनियो। ये कार्वेंटेस भी हो जाएगा, नॉवेल है इनका डॉन क्विक्सटो, और ये इसी से प्रेरित था ये शेक्सपियर का प्ले कार्डेनियो। और इस प्ले का ना ही कोई प्रिंटेड कॉपी मिली है, ना ही कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है, तो इसलिए ये शेक्सपियर के लॉस्ट प्लेज में हो गया है। शेक्सपियर का ये प्ले है, लॉस्ट प्ले माना जाता है, ठीक है, कार्डेनियो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एट वॉट एज डिड शेक्सपियर एलिजली विटनेस क्वीन एलिजाबेथ्स विजिट टू कैनिलवर्थ कैसल। इसका बताना है, मतलब उस समय शेक्सपियर की एज कितना थी, ठीक है, जब क्वीन एलिजाबेथ ने कैनिलवर्थ कैसल का दौरा किया था, उस समय शेक्सपियर की एज कितनी थी ये बताना है, ठीक है। हमें बताना है कि शेक्सपियर की एज कितनी थी उस समय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा कहा जाता था, शेक्सपियर उस समय 11 साल के थे, वो प्ले वोले नहीं लिखते थे। 11 साल के शेक्सपियर थे जब 1575 में, आई थिंक यही डेट है, 1575 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने कैनिलवर्थ कैसल का दौरा किया था, उन्होंने विजिट किया था वहाँ का, और ये एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में शारदा, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक जो प्रदर्शन हुए थे, और नाटकीय बहुत ज़्यादा नाटक प्रस्तुत किए गए थे, जो संभवतः युवा शेक्सपियर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया था और उनके भविष्य के नाटक कार्यों के प्रेरणा का स्रोत भी बन गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। मतलब इसमें क्या था, कैनिलवर्थ कैसल में
एलिजाबेथ फर्स्ट जब गई थी यहाँ पे दौरा किया गया तो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, उसमें शेक्सपियर भी देखने आए होंगे। शेक्सपियर 11 साल के थे उस समय। तो शेक्सपियर को ना ये सारी चीज़ें जो प्रदर्शन हुआ, जो प्ले वहाँ पे लिखा गया, सब कुछ बहुत भा गया, मतलब उन पे एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया गया। वो बस एज ए स्पेक्टेटर आए थे देखने के लिए, 11 साल के थे, ठीक है। तो उनके मतलब याद बन गए। बाद में उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को जब ये प्ले लिखने लगे तो अपने प्ले में इस दृश्य को कई बार दोहराया भी है, इस सीन को कई बार दोहराया भी अपने प्ले में उन्होंने, मतलब एक गहरा प्रभाव छोड़ गया था। बाद में उन्होंने अपने प्ले में, अपने कार्यों में, अपने वर्क में सब कुछ डाल गया, क्योंकि स्रोत बन गया था उसका। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच प्ले डस जूलियट नर्स मेक अ क्रूड कॉमेंट अबाउट जूलियट फॉलिंग बैकवर्ड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही अश्लील वर्ड यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किस प्ले में जो जूलियट की नर्स है उसने एक जूलियट के लिए एक क्रूड कमेंट किया है, एक अश्लील कमेंट किया है, ठीक है, फॉलिंग बैकवर्ड के रूप में। तो ये याद रखना है, रोमियो एंड जूलियट में ही किया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समझाऊंगी कि रोमियो एंड जूलियट में जो जूलियट की नर्स है वो जूलियट के बचपन की एक घटना को मजाकिया और अश्लील तरीके से बताती है, जिसमें वो बोलती नहीं है फॉलिंग बैकवर्ड, ऐसे करके बोलती है कुछ। वो लाइनें एक्चुअल में ये रहती है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दाऊ, ठीक है। आगे की लाइन रहती है दाऊ विल्ट, यानी कि दाऊ विल, यू विल भी बोल सकते हो आप इसको, फॉल बैकवर्ड, ठीक है। मैं सिर्फ लाइन बता रही हूँ, क्या पता लाइन आ जाए, ठीक है। व्हेन दाउ हैस्ट मोर विट, यानी कि व्हेन यू हैव मोर विट, व्हेन दाउ हैस्ट मोर विट, ये लाइन है, ठीक है। कितने लोग समझ भी गए होंगे लाइन क्या कह रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये जूलियट की नर्स कहती है, ये लाइनें जूलियट की नर्स कहती है, जूलियट को ही कहती है, जो कि बहुत अश्लील क्रूड कमेंट है ये, ठीक है। तो रोमियो एंड जूलियट में कहा गया है, ओके, याद रखना है। मतलब यही है कि बहुत ही मजाकिया और अश्लील तरीके से बताती है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इस डायलॉग में प्ले में एक हास्य जुड़ता है और नर्स के कैरेक्टर को स्पष्ट करता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगी इसको मैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द टेमिंग ऑफ द श्रू व्हाट डज कर्टिस कॉल रोमियो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। टेमिंग ऑफ द श्रू, ये भी थोड़ा अश्लील है, अश्लील वर्ड है, यानी कि उसकी ये जो ऊपर था ना, ये भी अश्लीली वर्ड था, जो इसकी मतलब जूलियट की नर्स मजाकिया तौर पे जूलियट को कहती है, ये भी अश्लील ही वर्ड है इसका, अगर मैं हिंदी समझाऊँ तो, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अब क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन है ये वाले फैक्ट तो मैंने ले लिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ इस लाइनों को लिया है, क्या पता लाइन पूछ ले, ये वर्ड फ्रेज पूछ ले, ठीक है। टेमिंग ऑफ द श्रू में कर्टिस जो है वो रोमियो को क्या कहता है, 2 इंच फूल, 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच, क्या बोलता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, टेमिंग ऑफ द श्रू में कर्टिस रोमियो को 3 इंच फूल कहता है, ठीक है, कि दूर हो जाओ 3 इंच फूल, ठीक है। और ये भी एक मजाकिया अपमान है, जो उनकी तीखी जुबान और हास्यपूर्ण डायलॉग शैली को दिखाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओके। जैसे यहाँ पे इस तरह लाइनें हैं, अवे यू 3 इंच फूल, 3 इंच फूल, तो ये भी थोड़ा अश्लील है, ओके। तो याद रखना है इन लाइन, बस ये फ्रेज़ को याद रखना है, ये बस मेरा मेन यही था, ये फ्रेज़ को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रेज माई लवली बॉय इन शेक्सपियर्स की, मतलब शेक्सपियर के 126 पोएम अकॉर्डिंग टू सम पोस्ट मॉडर्न एकेडमिक्स। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ पोस्ट मॉडर्न एकेडमिक के अनुसार शेक्सपियर की जो 126 सोनेट है, 1 से लेके 126 सोनेट है, उसमें एक वर्ड आया, एक फ्रेज आया, माई लवली बॉय। इसका क्या इम्प्लीकेशन है, माई लवली बॉय से क्या इम्प्लीकेशन है, फ्रेंडशिप का, कि होमोसेक्सुअलिटी का, कि राइवलरी की फैमिली बॉन्ड का। तो
तो यहाँ पे शेक्सपियर के 126वें सोनेट में माई लवली बॉय करके एक शब्द उपयोग किया गया है, जिससे कुछ पोस्ट मॉडर्न एकेडमिकों का कहना है कि समलैंगिकता के संदर्भ में व्याख्या किया है कि ये सोनेट जो है वो फेयर यूथ को एड्रेस है और इसमें प्रेम व प्रशंसा के गहरे स्वर हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी हो जाएगा। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी हो जाएगा। माई लवली बॉय बोल के यहाँ पे समझा दिया गया है कि कोई फेयर यूथ ही है। बॉय यहाँ पे लड़का बोल दिया है कि कोई फेयर यूथ की ही बात हो रही है, ऐसा कुछ पोस्ट मॉडर्न एकेडमिक का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। टू होम डिड शेक्सपियर लीव मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन हिज विल। तो शेक्सपियर ने अपने अधिकांश प्रॉपर्टी किसके लिए छोड़ गए थे, वो किसको दिए थे अधिकांश प्रॉपर्टी, अपने विल की, अपनी वसीयत की। ठीक है, तो उनकी जो एल्डर डॉटर थी सुसैना, इन्होंने क्या किया था, अपनी अधिकांश संपत्ति अपनी बेटी सुसैना को वसीयत में दी थी। और ये जो इनका डिसीजन था ये संभवतः सुसैना की स्थिरता परिवार के मामलों में उनकी भागीदारी को देखते हुए लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। What did Shakespeare leave to his wife Annie Hathaway in his will? तो शेक्सपियर ने अपनी वाइफ एनी हैथवे के लिए क्या छोड़ गए थे अपनी विल में, अपनी वसीयत में। इंटायर स्टेट तो नहीं था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिज सेकेंड बेस्ट बेड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है तो ये याद रखना है। ठीक है, शेक्सपियर ने अपनी वसीयत में अपनी पत्नी एनी हैथवे को दूसरा सबसे अच्छा बिस्तर दिया। ये जो वसीयत का सबसे चर्चित हिस्सा था, मतलब ऐसा चर्चित तो है ही है ना कि सब कुछ पूरी वसीयत दे दिया अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को सिर्फ सेकंड बेस्ट बेड दिया, कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी चर्चित ये पार्ट था। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये भावनात्मक महत्व का प्रतीक भी हो सकता है, मतलब एक भावना इमोशनल दोनों जुड़े होंगे, उस हिसाब से ये सेकंड बेस्ट बेड दिया गया होगा। और कुछ का मानना था कि ये झगड़ा है, मतलब झगड़े का कारण भी बन गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन विच प्ले डू बोथ रोमियो एंड जूलियट कमिट सुसाइड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि शेक्सपियर के ओवरऑल जितने भी प्ले हैं, पूरे प्ले की बात कर रही हूँ मैं, कितने प्ले में, मतलब ओवरऑल पूरे जितने भी प्ले हैं उनके 37-38 प्ले हैं, तो कितने ऐसे प्ले हैं जिसमें सुसाइड कमिट हुआ है, कितनी बार कमिट हुआ है, तो ये 13 बार, ये याद रखना है। 13 टाइम्स सुसाइड अकर्स। ठीक है, शेक्सपियर के प्ले में हुआ है। ओके, अकर्स, ये याद रखना है 13 टाइम्स। अब वो कौन कौन है और किस किस प्ले में है अब हम देखेंगे। लेकिन टोटल अगर पूछा जाए तो कि शेक्सपियर के प्ले में कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, सुसाइड दिखाया है, तो 13 टाइम्स में दिखाया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्ले में रोमियो एंड जूलियट क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जिसमें दोनों हीरो हीरोइन जो लीड कैरेक्टर के हैं दोनों ही मर जाते हैं। तो रोमियो और जूलियट में रोमियो और जूलियट की ही डेथ हो जाती है। ठीक है, इस प्ले में रोमियो और जूलियट दोनों ने ही क्या कर लिया है, आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। जूलियट ने पहले ही खुद को जहर दिया था, जबकि रोमियो ने उसे डेड पाया और इस कारण उसने भी खुद को चाकू मार लिया। तो दोनों की ही डेथ हो जाती है इस प्ले में। फर्स्ट प्ले यही है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन जूलियस सीजर हु डाइज बाई कॉन्सेंसुअल स्टैबिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है जूलियस सीजर में किसने अपने, मतलब कौन है जो अपने आप को मार लेते हैं, स्टैब कर लेते हैं, मतलब कमिट कर लेते हैं सुसाइड। कौन दोनों लोग हैं, तो कैसियस एंड ब्रूटस हैं। ये दोनों हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है जूलियस सीजर प्ले में कासियस जो है और ब्रूटस दोनों ने सहमति से आत्महत्या की थी। जब उनकी सेना हार के करीब थी तो वे एक दूसरे को मारने के लिए सहमत हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है पहले तुम मारना फिर मैं तुम्हें मारूंगा, इस तरह दोनों एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन मतलब कमिट ही करते हैं, सुसाइड ही। हाउ डज ओथेलो डाई इन द प्ले ओथेलो, ये थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे सेकंड है, याद रखना है सेकंड। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है, ये थर्ड है, सबका दिखाया गया। आगे क्वेश्चन भी है कि कितने लोग मरे हैं आत्महत्या करके। तो ओथेलो में ओथेलो भी सुसाइड करता है ना, पहले वो मार देता है अपनी बीवी को
मतलब अपनी बीवी को मार देता है डेस्डिमोना को। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है वो सही थी, तो उसे लगता है मैंने गलत आरोप लगाया, उसे मार डाला, तो उसे बहुत पछतावा होता है। उसने भी खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर लेता है, तो स्टैब्ड हिमसेल्फ, अपने आप को ही मार लेता है, कोई मारा नहीं रहता ये। ठीक है, ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ पे आ रहे हैं हम। हु इज सेड टू हैव ड्राउंड इन सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस इन हैमलेट। तो ऐसा कहा जाता है कि किसने हैमलेट में डूब के मतलब आत्महत्या किया था, तो ओफिलिया थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। हैमलेट प्ले में ओफिलिया की जो डेथ है वो बहुत ही सस्पिशियस परिस्थितियों में हुई थी। माना जाता है कि उसने खुद को पानी में डुबो लिया था, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि ये आत्महत्या थी या ऐसा, लेकिन तब भी हम इसे क्या मानते हैं, अपने आप को डूब के मर गई थी, यानी कि आत्महत्या ही मानते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया। एंड नेक्स्ट आएंगे इन मैकबेथ, मतलब ज़्यादा ही लोग मरे हैं ना उसमें, नहीं अभी सिंगल है। इन मैकबेथ हु कमिट सुसाइड, मैकबेथ में किसकी मतलब कौन मतलब सुसाइड को कमिट करता है, आत्महत्या करता है, तो लेडी मैकबेथ करती है इसमें। ठीक है, लेडी मैकबेथ आत्महत्या करती है क्योंकि वो जो गलत काम किए रहती है उसकी वजह से उसके मानसिक पीड़ा, मतलब बहुत गहरी मानसिक पीड़ा उसके ऊपर हो जाती है, गिल्ट महसूस करने लग जाती है जो उन्होंने राजा डंगन को मारे रहते हैं, जिससे वो अपने जीवन समाप्त करने का निर्णय लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ मेनी सुसाइड्स अकर इन एंटनी एंड क्लोपेट्रा। तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा में भी सुसाइड्स होते हैं। कितने सुसाइड्स हैं? 5। अरे सबसे पहले ये लीड कैरेक्टर ही दोनों मार लेते हैं अपने आप को, ये दोनों कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यही लोग एंटनी एंड क्लोपेट्रा वेयर सुसाइड अकर्स इन अटाउंडिंग 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स तो होता है, इनमें कौन कौन से होते हैं? पहला मार्क एंटनी होता है, अब यहाँ इसको भी देख लेते हैं। मार्क एंटनी ये भी सुसाइड कर लेता है। उसके बाद क्लोपेट्रा भी सुसाइड करती है। ठीक है, दोनों लीड कैरेक्टर ही पहले सुसाइड करते हैं। उसके बाद चार्मियान रहता है, ये सिर्फ एक प्ले में इतने लोग सुसाइड करते हैं, चार्मियान। उसके बाद इरास, उसके बाद एरोस, इतने लोग, ये याद रखना है। 5 लोग है ना, 5 टाइम्स इसमें हुआ था एंटनी एंड क्लोपेट्रा में। ये लोग इतने लोग सुसाइड करते हैं, पूरा टोटल हो गया 13 टाइम्स। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट पे आएंगे। विच कैरेक्टर इन ओथेलो इज कॉन्टिन्यूसली इंसल्टेड फॉर हिज हेरिटेज एंड अपीयरेंस। अब यहाँ पे बताना है किस कैरेक्टर, ओथेलो में किस कैरेक्टर को लगातार उसे अपमानित किया जाता है उसकी जाति और रूप के कारण। किसे और कौन करता है? यागो बार करता है ना, क्योंकि वो ब्लैक मूर है और हीरोइन को ही लेके चला जाता है, डेस्डिमोना को। तो कौन का है? ओथेलो इस चीज़ से पीड़ित होता है ना। ओथेलो नाम का जो कैरेक्टर, उसे ही हीरो बना देते हैं शेक्सपियर, जो ब्लैक मूर है। ये बार बार यागो कहता है। तो ओथेलो प्ले में ओथेलो की उसकी जाति और रूप के कारण लगातार अपमानित किया जाता है। और ये जो प्ले है ना, ये नस्लवाद और पूर्वाग्रह के मुद्दों को उजागर करता है। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे। इधर आपको दिखाया जाएगा कि किस प्ले में रेसिसिज्म दिखाया गया है। ठीक है, जो जातिवाद या फिर जो जातिवाद है, पूर्वाग्रह है, नस्लवाद है, ये सारी चीज़ें किस प्ले में दिखाया गया है। इन विच प्ले डज द मूर नेम्ड एरोन एक्सपीरियंस रेसिसिज्म। तो किस प्ले में मूर नाम का एक मूर है जिसका नाम एरोन है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो टाइटस एंडोनिकस है, इसी में है ना। टमोरा का ये रहता है ना, बॉयफ्रेंड रहता है, ये टमोरा का बॉयफ्रेंड रहता है जो कि मूर रहता है। ठीक है, एरोन आपने पढ़ा होगा टाइटस एंडोनिकस में। ओके, अच्छा एक चीज़ है कि टाइटस एंडोनिकस भी क्या है, कोलैबोरेशन में लिखा गया है। ये भी कोलैब में है। शेक्सपियर और कौन थे इसमें? शेक्सपियर और पीले थे ना, जॉर्ज पील। शेक्सपियर और जॉर्ज पील दोनों थे, इन्हीं के कोलैब में लिखा गया था टाइटस एंडोनिकस। ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है ये। ठीक है, याद रखना है।
बहुत ही ब्लडियस ट्रेजेडी है ये टाइटस एंड्रोनिकस। खैर यहाँ पे हम क्या पूछे थे, हाँ तो राइट आंसर यहाँ पे टाइटस एंड्रोनिकस हो जाएगा। ठीक है, टाइटस एंड्रोनिकस ये जो प्ले में एरन है, जो एरोन है नाम का, ये मूर नस्लवाद का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि रेसिसिज्म का अनुभव करता है। ये जो कैरेक्टर है ये प्ले के नस्लीय पूर्वाग्रह और हिंसा का विषय को दर्शाता है, यानी कि ये भी मूर रहता है। ठीक है, ये भी रेसिसिज्म का अनुभव करता है, ये याद रखना है। नस्लवाद। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द टेम्पेस्ट हु इज़ रेफर्ड टू एज द थिंग ऑफ डार्कनेस। इसका बताना है कि टेम्पेस्ट में किसे द थिंग ऑफ डार्कनेस के रूप में रेफर किया गया है, याद रखना है। प्रोस्पेरो, एरियल, कैलिबन, मिरांडा, तो किसे ये द थिंग ऑफ डार्कनेस के रूप में किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट प्ले में कैलिबन को दिस थिंग ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। ये जो कैरेक्टर है अपनी भिन्नता और अजनबियत के कारण अपमानित और स्वीकार किया जाता है। ठीक है, थोड़ा अजीब रहता है। कैलिबन साइकोरेक्स का बेटा रहता है, साइकोरेक्स इसी का बेटा रहता है, ये एक विच रहती है और इसी का ये बेटा रहता है। ठीक है, इसे ही कहा गया है दिस थिंग ऑफ डार्कनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, रेसिसिज्म ऑल्सो अकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। तो रेसिसिज्म हमें पूर्वाग्रह, नस्लवाद पूर्वाग्रह और किस प्ले में, शेक्सपियर के और किस प्ले में दिखता है। अभी तक हमको टाइटस एंड्रोनिकस में दिखा, ओथेलो में दिखा, अब हमें किस प्ले में दिखता है रेसिसिज्म, शेक्सपियर ने और किस प्ले में दिखाया है। नस्लवाद के एलिमेंट्स, रेसिसिज्म के एलिमेंट्स और कहाँ दिखते हैं, तो रिचर्ड सेकंड में भी दिखता है। इसके एलिमेंट्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। नस्लवाद के एलिमेंट देखने को मिलते हैं रिचर्ड सेकंड में, जहाँ कैरेक्टर विभिन्न नस्लीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मतलब जो मूर रहते हैं उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, आप खुद ही देखें। ओथेलो में ओथेलो के साथ कितना भेदभाव होता है, कितना यागो उसको सुनाता है, अपमानित करता है। ठीक है, उसी तरह टाइटस एंड्रोनिकस में एरोन के साथ भी होता है, वहाँ पे भी। तो ये सब क्या है, ये सब एक नस्लवाद, मतलब नस्लवाद की वजह से जो कैरेक्टर इस टाइप के होते हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तरह के भेदभाव झेलने पड़ते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो रिचर्ड सेकंड में भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट इज़ द जूइस मनी लेंडर साइलोक पोर्ट्रेट एज। तो मर्चेंट ऑफ, अब यहाँ पे जूइस को भी दिखाया गया है, यहूदी वाला। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलोक क्या है, एक जूइस है, एक यहूदी है। इसको किस रूप में पोर्ट्रे किया गया है, चित्रित किया गया है, किस रूप में, शाइलोक को मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मनी लेंडर है एक। ठीक है, किस रूप में, जेनरस एंड काइंड, ग्रीडी एंड कैलकुलेटिंग। तो ये याद रखना है, ग्रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग के रूप में इसे पोर्ट्रे किया गया है इस प्ले में, कि बहुत ही लालची है, एक लालची मनी लेंडर है ये शाइलॉक। तो ये याद रखना, शाइलॉक को एक लालची और चालाक व्यक्ति के रूप में इस प्ले में दिखाया गया है कि वो अपने धन को लेकर बहुत ही सख्त है, एंटोनियो से बदला लेने के लिए खतरनाक काम करता है। मतलब एंटोनियो से बदला लेने के लिए किस हद तक जाता है ये शाइलॉक। तो इस प्ले में एक ग्रेडी और कैलकुलेटिंग यानी कि चालाक दिखाया गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज शाइलॉक फोर्स टू डू एट द कंक्लूजन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के लास्ट में, प्ले के अंत में शाइलॉक को क्या करने के लिए फोर्स किया जाता है, क्या करने के लिए, प्ले के अंत में जब केस कोर्ट में चला जाता है, वहाँ पे जब पोर्शिया कहती है कि तुम मांस का टुकड़ा ले सकते हो लेकिन एक भी ब्लड नहीं गिरना चाहिए, तो उस समय उसको क्या किया जाता है, तो लास्ट यही कहा जाता है कि चेंज रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। अब जो कि ये जूइस रहता है यानी कि यहूदी रहता है, तो शाइलॉक को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये उसके लिए एक बड़ी सज़ा होती है क्योंकि वो अपने यहूदी धर्म को बहुत मानता है। अब भाई कोई भी अपने धर्म को छोड़ के थोड़ी ना अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा भाई, जब तक फोर्सफुली तो नहीं जाएगा, जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, अपनी मर्जी से उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। फोर्सफुली कोई करा सकता है, किसी को नहीं करा सकता। तो वही चीज़ इसमें दिखाया गया है, चेंज रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। ये उसकी सज़ा थी कि तुम्हें यहूदी छोड़ के क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच प्लेस इज बीइंग अ जू यूज्ड एज अ कर्ज। तो किस प्ले में एक जू के रूप में यानी कि एक यहूदी के रूप में एक कर्ज के रूप में यूज़ हुआ है, किस प्ले में, मतलब एक कर्ज के रूप में यूज़ हुआ है किस प्ले में।
ठीक है, मतलब यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि किस प्ले में यहूदी होना एक अभिशाप के रूप में प्रयोग किया गया है, किस प्ले में बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही है। एक मिनट, यहाँ पे 3-4 प्ले है ना, ये सभी हैं। हेनरी द फर्स्ट पार्ट 2, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी ये चीज़ दिखाई गई है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी ये चीज़ है। तो ये तीनों प्ले हैं जिसमें यहूदियों को दिखाया गया है और यहूदी होना एक अभिशाप एक कर्ज के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, इस प्ले में तीनों प्ले ऐसा है। हेनरी पार्ट 2 भी है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी यहूदी का दिखाया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे तीनों होगा। ठीक है, और भी कई प्ले हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना ही प्ले नहीं है, और भी जैसे कि आपका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में भी दिखाया गया है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में भी है, इसमें भी यहूदी के बारे में थोड़े एलिमेंट मिलते हैं। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में भी मिलते हैं, मच अडू अबाउट नथिंग में भी मिलते हैं, मच अडू अबाउट नथिंग में भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है सभी, मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक है, याद रखना है। और मैकबेथ में भी, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी कुछ ऐसे प्लेज हैं, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब ये सारे प्ले में है यहूदी होना एक अभिशाप के रूप में प्रयोग किया गया है इस प्ले में। आई थिंक मैकबेथ में तो नहीं कहीं है यहूदी का जिक्र नहीं है। ठीक है, ओके, एक मिनट, इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने प्ले में है, तो यहाँ राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब इन प्लेज में ना इतने सारे प्लेज हैं आपके। हेनरी पार्ट 2 है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी है, मच अडू अबाउट नथिंग भी है, मैकबेथ भी आता है उसमें, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर भी है। इन प्लेज में यहूदी होने का उल्लेख एक अपशब्द के रूप में किया गया है, यानी कि इन प्लेज में यहूदी का जो होना है, यानी कि इसका जो उल्लेख किया गया है एक अपशब्द एक कर्ज के रूप में किया गया है। ये उस समय के सामाजिक सोच और जो पूर्वाग्रह को दर्शाता है जब ये प्लेज लिखे गए थे। आते हैं नेक्स्ट पे हम, इन लव्स लेवल लॉस्ट हाउ डज किंग फर्डिनेंड ऑफ नवारे डिस्क्राइब ब्लैक। तो लव्स लेवल लॉस्ट में भी जो राजा फर्डिनेंड, नवारे के राजा हैं किंग फर्डिनेंड, इन्होंने भी ब्लैक को किस तरह डिस्क्राइब किया है, काला को किस रूप में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, एज द कलर ऑफ रॉयल्टी, कि एज द ह्यू ऑफ लव, कि एज द बेज ऑफ हेल, एज द शेड ऑफ विजडम। तो ये याद रखना है, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, ब्लैक इज द बेज ऑफ हेल, बेज ऑफ हेल। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लैक इज द बेज ऑफ हेल। ओके, ये इन्होंने बोला है किंग फर्डिनेंड, इन्होंने ब्लैक को इस तरह डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज बेज ऑफ हेल के रूप में इन्होंने ब्लैक को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, लव लेवल लॉस्ट में जो नवारे के राजा फर्डिनेंड ने काले रंग को नर्क का चिन्ह कहा है। तो ये क्या हो गया, काला रंग क्या है, ये हेल का चिन्ह है, मतलब नर्क का चिन्ह उन्होंने कहा है। ये उस समय के नस्लीय धारणाओं और पूर्वाग्रह को दर्शाता है, सोच। ठीक है, काला रंग पसंद नहीं करते थे उस समय लोग, और शेक्सपियर ने क्या किया, अपने प्लेज में सारे ब्लैक मूर को ही भर दिया। अब टाइटस एंडोनिकस में देख सकते हो, आप ओथेलो में देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई कि उस समय ब्लैक लोगों को नहीं पसंद किया जाता था। तो इस तरह इन्होंने कहा है, लव्स लेवल लॉस्ट में ये चीज़ें कही गई हैं, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये कुछ ऐसे फैक्ट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी फैक्ट है। ठीक है, हु वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर एलिजाबेथ फर्स्ट। तो भाई एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बनता है। तो हम सभी जानते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट कब से कब थी,
1558 से लेके 1603 तक थी ना, इनका शासनकाल था। 1603 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कौन बैठता है? किंग जेम्स। ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, किंग जेम्स फर्स्ट करेक्ट हो जाएंगे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1603 से 1625, 1603 से 1625 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो शासक थे, दोनों ही शासक मतलब शासन काल में शेक्सपियर हमारे थे। 1625 1616 में ये डेथ हो जाती है शेक्सपियर की। व्हाट डिड किंग जेम्स फर्स्ट टू गिव टू शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किंग जेम्स फर्स्ट ने शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी को क्या दिया? तो अ पेटेंट अलाउिंग देम टू परफॉर्म, एक पेटेंट उन्होंने दिया था परफॉर्म करने के लिए उन्हें। किंग जेम्स फर्स्ट ने शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी को प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए, मतलब जो परफॉर्म को अलाउ करने के लिए एक पेटेंट दिया था, और यह पेटेंट उन्हें राजा की सेवा में परफॉर्म का आयोजन करने की अनुमति देता था कि कब राजा की सेवा में आप लोग को परफॉर्म करना है। तो एक पेटेंट इन्होंने दिया था, किंग जेम्स फर्स्ट ने दिया था। किसे? शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी को, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट न्यू नेम डिड शेक्सपियर गिव टू हिज कंपनी इन ऑनर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट? तो जब यहाँ पे 1603 में ही आते हैं ना किंग जेम्स फर्स्ट, उसके पहले तो शेक्सपियर की कंपनी का नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। लेकिन 1603 में जब ये आ जाते हैं किंग जेम्स फर्स्ट, तो शेक्सपियर की कंपनी को कौन सा न्यू नेम देते हैं? तो बताना है यहाँ पे, किंग्स मेन। ठीक है, तो याद रखना है, किंग जेम्स फर्स्ट के सम्मान में ये नाम रखा गया था। शेक्सपियर ने खुद रखा था, ये जेम्स फर्स्ट के सम्मान में उन्होंने ये नाम रखा था। शेक्सपियर ने अपने कंपनी मतलब अपनी मंडली का नया नाम द किंग्स मैन रखा था, और ये नाम उनके राजा के प्रति वफादारी और समर्थन को दर्शाता है, किंग जेम्स फर्स्ट के। ठीक है, उन्हीं के नाम पे रखा था क्योंकि काफ़ी कुछ इन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था, इस वजह से शेक्सपियर ने नाम अपना चेंज कर दिया था अपने कंपनी का। व्हाट टाइटल डिड शेक्सपियर एक्टर्स रिसीव फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी टाइटल है जो शेक्सपियर के एक्टर ने किंग जेम्स फर्स्ट से प्राप्त किया था? कौन सा वो टाइटल था? तो ग्रूम्स ऑफ चैम्बर। शेक्सपियर के जो एक्टर्स थे शेक्सपियर के कंपनी के, जो मंडली के एक्टर्स थे उनके कंपनी के, तो यहाँ पे किंग जेम्स फर्स्ट ने उन्हें क्या किया था? एक टाइटल दिया था ग्रूम्स ऑफ चैम्बर का। ठीक है, तो किंग जेम्स ने शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को ग्रूम्स ऑफ चैम्बर का टाइटल दिया था। ये टाइटल ने उन्हें राजा के दरबार में विशेष प्रतिष्ठा और मान्यता प्रदान की थी। ये जो टाइटल इन्हें मिला था शेक्सपियर के एक्टर्स को, और किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स फर्स्ट के। क्यों ना शेक्सपियर अपने कंपनी का नाम चेंज करके क्यों ना रखे जेम्स फर्स्ट, है ना? वाई डिड शेक्सपियर बिकम अ फेवरेट फॉर कोर्ट परफॉर्मेंस? ठीक है, शेक्सपियर मतलब कोर्ट परफॉर्मेंस के लिए एक फेवरेट क्यों बन गए? क्योंकि हिज कंपनी वॉज रिनेम्ड द किंग्स मैन। उनकी कंपनी का नाम क्या हो गया था? किंग्स मैन के नाम पर रखा गया था। शेक्सपियर का मंडली का नाम द किंग्स मैन रखने के बाद वे दरबार में प्रदर्शन के लिए पसंदीदा बन गए थे। जब इन्होंने क्या किया, राजा के नाम पे ही अपनी मंडली का नाम रख दिया, तब ये क्या हो गए? कोर्ट में बहुत ही फेवरेट बन गए शेक्सपियर। ये नाम राजा की मंजूरी और समर्थन को दर्शाता है, जिससे उनके परफॉर्म अधिक प्रतिष्ठित हो गए थे, उनके परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये याद रखना। इतना ही क्वेश्चन था आज के क्लास में। काफ़ी कुछ हमने कवर किया इसमें ना। आप लोग ज़रूर एक बार इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा कुछ कवर किया गया, बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट कवर किए गए हैं। ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक वाइज मैं करा रही हूँ। ओके, ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया है, कहीं से भी क्वेश्चन करा रही हूँ, नहीं। आप खुद ही देखेंगे जब आप शेक्सपियर को उठाएंगे तो मेरी किस तरह की ये वीडियो जा रही है। हाँ, नंबरिंग आपको 1 से लेके मिलेगा हर जगह। ये नहीं है कि नंबर मैंने उसी हिसाब से रखा है। ठीक है, ये आपको देखिए टॉपिक वाइज मिलते जा रहा है। अभी तो हम शेक्सपियर का ही शुरुआत ही सब कर रहे हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए, फिर प्लेस को उठाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह 4 राइटर को कराना है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसकी जो PDF है, ये जो मेरी PDF है यूट्यूब की PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। क्विज़ के लिए मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपस में डिस्कस करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन PDF मैं टेलीग्राम पे दूँगी। ठीक है, और आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, मेरी पेड पीडीएफ के लिए कोई इंटरेस्टेड है, पेड पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो इसी तरह क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन अलग है, लेकिन उसमें भी जो मेरी पेड पीडीएफ में इसी तरह मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है सारे क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। 1 मिनट, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ, पेड पीडीएफ ले सकते हो। ओके, चलिए फिर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।